हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। और आज फिर हम लोग लेकर आए हैं साइंस की क्लास। जैसे कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था, डेली मिलेंगे बट मंडे टू फ्राइडे। और हम लोगों ने स्टार्ट करा है ये एनडीए का साइंस, और अभी हमने एनडीए के साइंस में फर्स्ट स्टार्ट करा है फिजिक्स। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बताया था, है ना। फिर एक दिन क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उससे पहले एक दो टॉपिक हमारे इन हैंड हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ ये है ग्रेविटेशन टॉपिक। ग्रेविटेशन टॉपिक, जैसे कि मैंने मैकेनिक्स यूनिट कल आप लोगों को डिफाइन करा था कि मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर यूनिट का और एक चैप्टर ग्रेविटेशन का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चे आज जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशन के बारे में, देर मतलब ये वो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में जानते सभी हैं और नहीं भी जानते। व्हाट यू मीन बाय इट, इसका ये मतलब है कि सब जानते हैं। मतलब इफ मैं कोई भी ऑब्जेक्ट गिराती हूँ, वो नीचे गिर रहा है, उससे पूछा जाता है क्यों गिर रहा है नीचे, तो सब यही बोलते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बट एग्जैक्टली ग्रेविटेशन क्यों है आपके अर्थ पे, क्वेश्चन यही आता है ना। खैर, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। चलो, ग्रेविटेशन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताती हूँ। देखिए बेटा, देर आर सम टर्म्स, सम फोर्सेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, आ रहा होगा माइंड में। टॉपिक है ग्रेविटेशन का, स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। बताती हूँ क्यों जरूरत है। बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, दिस इज अ फोर्स जो मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, यानी होगा ही होगा अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो। यानी सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर आपसे ये बोला जाए क्या सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल के पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे नहीं, चाहिए ही चाहिए भाई। पहली चीज, एक और बात याद रख लीजिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स आप नहीं लगाएंगे, अपने आप लगेगा, क्योंकि ये एक रियल फोर्स है, अपने आप आया है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर मूव करता है तब। तो इसी के बारे में सबसे पहले जो बात करी थी वो मैं ये वाले टर्म से बताती हूँ। हुआ क्या कि जो न्यूटन जी थे, उन्होंने इसके बारे में बताना स्टार्ट करा। क्या बताया न्यूटन जी ने? न्यूटन जी ने कहा यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, सारी की सारी बॉडीज एक फोर्स से बंधी हुई हैं। उस फोर्स को नाम दिया गया न्यूटन का, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस कराया था? न्यूटन जी ने। क्या बताया था? उन्होंने कहा उन दो बॉडी का जितना भी मास है, उस मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, और उनके डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन, स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। बट जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं, पता है आप लोगों को, जब भी आप इस साइन को रिमूव करते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं, तो इक्वल का साइन ऐसे ही नहीं आ जाता, अपने साथ किसी को लेकर आता है। वो क्या है? कांस्टेंट। और यहाँ जो कांस्टेंट है वो है आपका कैपिटल जी। बस इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ पहले मैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंसेस है, कैपिटल जी कहाँ लगता है, स्मॉल जी कहाँ लगता है, थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में पहले आपको। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ पहले कैपिटल जी के बारे में, तो बताती हूँ आपको। अगर ये आपकी अर्थ का ये सन है और ये वो ऑर्बिट है जहां पर आपकी अर्थ घूम रही है, दिस इज अवर ब्लू प्लैनेट अर्थ, राइट। इस पर आपकी अर्थ घूम रही है। तो जो मैंने ये टर्म स्टार्ट किया था, वापस इसी टर्म पर आ रही हूँ कि ये जो अर्थ का ऑर्बिट है दैट इज सेमी सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट। भाई सर्कुलर है तो मतलब फिक्स हो गया कि सेंट्रीपिटल होगा ही होगा। फोर्स पर जाइए, सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये फोर्स अर्थ को सन पर गिराने की कोशिश कर रहा होगा। बट क्या आपकी अर्थ गिर रही है? नहीं। क्यों नहीं गिर रही? कोई दूसरा फोर्स है जो बैलेंस करे हुए है, यही होगा ना बेटा, कॉन्सेप्ट यही है। नाउ ये दूसरा फोर्स क्या है, कौन लगा रहा है? देखो, ये जितनी भी यूनिवर्स में हेवनली बॉडी है वो सब एक दूसरे से बंधी हुई हैं, ऑल आर अटैच्ड विद द अदर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भाई आपकी अर्थ भी तो हो गई ना, तो ये अर्थ से भी है बंधी हुई, राइट।
यही वो फोर्स है जिसके बारे में न्यूटन जी ने बताया था कि कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, हर एक बॉडी एक फोर्स से अटैच्ड है। दिस फोर्स इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड उसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि कैपिटल जी कहाँ लगेगा, तो भाई कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में है, बस उसके पास मास होना चाहिए तो उसके पास कैपिटल जी लगेगा ही लगेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है आपके उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट पर और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन पर। यही टर्म्स हो गया ना। और थोड़ी सी बात करो उसके बारे में, और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स तो है। देखिए बेटा, उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं जो बैलेंस करता है ना, किसी भी चीज को बैलेंस कर रहा है उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ठीक है, सेंट्रल फोर्स तो है बट साथ में कंजर्वेटिव भी है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एनडीए एग्जाम की, तो एनडीए एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा लास्ट पेपर में आपका क्वेश्चन था, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे और क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो भाई पहले पता तो चले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए बेटा, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है, एंड पॉइंट्स नहीं होते। दैट्स बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे कोई भी फोर्स अगर आपको दिया हो आप झट से पहचान जाएंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। क्या है वो पहचान, देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, राइट, या दोनों होंगे। समझ रहे हैं बात करें किसी फोर्स की, बात कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो ना, साउथ और नॉर्थ पोल में है तो वो अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन अगर एक नॉर्थ पोल एक और नॉर्थ पोल में मैग्नेट दोनों को पास ले आओ तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव हुआ ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। भाई अपोजिट आयंस लोगे तो अट्रैक्शन शो करेगा, सेम आयंस होंगे तो रिपल्शन शो करेगा। सेम ऐसे अभी कैपिटल जी के बारे में आपने क्या बोला कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही होगा। कौन से फोर्सेस है जो कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स पूरी तरह से सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट ये अट्रैक्शन नहीं है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो या तो दोनों में से एक हो या दोनों हो, वही कंजर्वेटिव होता है। हो गई ना इजी सी पहचान। तो कंजर्वेटिव फोर्स है आपका कैपिटल जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सेकंड, इसके बारे में बोला जाता है कि ये वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। देखो बेटा, इसकी वैल्यू ना फिक्स है कैपिटल जी की, दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सोचो इस फॉर्मूले में आपको 10 टू दी पावर -11 दिख रहा है ना, मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका -11 है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वीक फोर्स है। अभी देखो मैंने वीकेस्ट नहीं बोला, अभी मैंने क्या बोला, वीक फोर्स है। अब हम और फोर्सेस के बारे में इसको कंपेयर करेंगे। तो हमने देखा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम वीक फोर्स कंसीडर करते हैं, ये उससे 10 टू दी पावर 36 टाइम्स, यानी 36 10 टू दी पावर 36 टाइम्स स्मॉलर है। सेम ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसीडर करते हैं, उसका ये 10 टू दी पावर 38 टाइम्स स्मॉलर है। तो अब हमने देखा कि हमने जो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स था, जो हमारा वीक फोर्स था, हमने उन दोनों से इसको कंपेयर किया और हमने देखा भाई ये दोनों से स्मॉलर है। इसका मतलब अब हम इसे बोल सकते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। इज दैट क्लियर? अगर आपसे बोला जाता है सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन सा है, तो दैट इज अगेन योर ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये एवरीवेयर सेम होता है, वैल्यू ना बेटा इसकी हमेशा सेम रहेगी।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी का कितना मास है, कितना डिस्टेंस है, फर्क पड़ेगा किस पे पड़ेगा, फोर्स पे पड़ेगा। बट ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, समझ में आई बात। अब बात करते हैं, यार हम तो कैपिटल जी के बारे में जान लिया, ठीक है, बहुत सारी बातें हमने कैपिटल जी के बारे में जान ली, बट अब स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी, तो बेटा स्मॉल जी जो है इसका जो नाम है, अगर मैं इसका स्मॉल जी के नेम के बारे में बात करूं तो इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, कब आता है, तो बेटा जब भी आप लोगों ने बात करी होगी, कभी सुना होगा एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन आता है जब जो मोशन है यानी उसमें चेंजेस आ रहा हो, यानी वेलोसिटी है ना, स्पीड कम स्पीड ज्यादा, तो वहां पर हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन, अब अर्थ में कौन सा एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ तो दो मोशन कर रही है ना, दो मोशन। एक आपकी अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है। एक आपकी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर मोशन कर रही है, जो अपने एक्सिस पर मोशन कर रही है, जिसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। उस रोटेशनल मोशन की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर ये जी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उस रोटेशनल मोशन में छेड़खानी करी जाए, यानी अर्थ की स्पीड कौन सी, अपने एक्सिस पे घूमने वाले, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, तो अगर हम उसको स्पीड को बढ़ा दें या कम कर दें तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके जी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कैपिटल जी तो भाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं होता, वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाता है कि आप पोल्स पर हैं, राइट, अर्थ के पोल पर है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अगर आप इक्वेटर पर है तो जी की वैल्यू मिनिमम होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसका रीजन भी है आपके पास। इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो कि जो ग्रेविटेशन, ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटेशन कम, रेडियस कम तो ग्रेविटेशन ज्यादा। और ये बात आप लोगों को पता होगी कि अर्थ के पोल और इक्वेटर में डिफरेंसेस है। ये अगर हम अर्थ की शेप बनाते हैं तो यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर, ये पोल्स हैं और ये रहा इक्वेटर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 22 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट, अगर ये x है तो दिस इज x माइनस 22, है ना, अप्रोक्सीमेट 22 किलोमीटर का डिफरेंसेस है दोनों की रेडियस में। इसलिए हमने कहा कि भाई जी में वेरिएशन होगा, अगर पोल पर है तो मैक्सिमम, इक्वेटर पर है तो मिनिमम। होप आपको ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले पे जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे तो रेडियस नहीं होती। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट है, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्वेश्चन पूछ सकते हो क्यों जीरो है, इसलिए जीरो है क्योंकि जो स्मॉल जी है ये एक नेचुरल फोर्स है, खुद आया है ना अर्थ पे मोशन की वजह से। ये फोर्स सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि अर्थ के सेंटर से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए अगर आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या और भी कोई जगह ऐसी है जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो हो सकती है? हाँ ना, कहाँ, जब हम किसी बॉडी को फ्री फॉल कंसीडर करते हैं, तो फ्री फॉल कंसीडर करने पर हमेशा जो जी की वैल्यू वो जीरो हो जाती है, जीरो कंसीडर कर लेते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी जो है ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। जी की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होगी, एक मिनट, हाँ, द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, हाँ जी, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। द वैल्यू ऑफ जी, हाँ जी, यहाँ पर बात करते हैं बेटा। ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये डिक्रीज है व्हेन वी लेफ्ट द सरफेस, ओह इट इज लेफ्ट द सरफेस ऑफ अर्थ, मे बी गो अपवर्ड और डाउनवर्ड। यस, दैट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बताती हूँ बेटा इसके बारे में भी आपको, जस्ट गिव ए मिनट।
हाँ जी, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है ना बच्चे, जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है ना, जब आप अर्थ के सरफेस पर, ध्यान से सुना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अर्थ के सरफेस पर हो, अब मैं इक्वेटर और पोल को इग्नोर कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रही हूँ। जब आप सरफेस पर हैं तो जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट व्हेन यू लेफ्ट द सरफेस, आप एयर में जा रहे हो, ऊपर हाइट पर जा रहे हो, है ना, या व्हेन यू गोज डाउनवर्ड, कहाँ? टुवर्ड द रेडियस, तो दोनों केस में द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस। दोनों का रीजन है, जब आप अपवर्ड जाएंगे तो ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या करता है? आपके ग्रेविटेशन का अपोज करता है। और जब आप टुवर्ड द रेडियस जा रहे हो, यानी टुवर्ड द रेडियस अर्थ के सेंटर पर जा रहे हो, जितनी दूर हटोगे उतना फोर्स ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन कि ये वाला पॉइंट है कि चाहे आप अपवर्ड जाएं चाहे आप डाउनवर्ड जाएं, इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कौन से केस में ज्यादा डिक्रीज होगी, तो याद रखना अपवर्ड जाने में ज्यादा डिक्रीज होगी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ इंक्रीजेस, ये तो आपको बता ही दिया था कि ये जो जी है ये अर्थ के मोशन की वजह से आया है। कौन सा मोशन? जो अर्थ अपने एक्सिस पर कर रही है, दैट इज द रोटेशनल मोशन, है ना। रेवोल्यूशन मोशन की वजह से तो आपका ईयर ड्यूरेशन होता है, और रोटेशनल की मोशन की वजह से आपकी डे ड्यूरेशन होती है। तो जो डे और नाइट हो रहा है वो रोटेशनल मोशन की वजह से हो रहा है। सोचो, रोटेशनल मोशन फास्ट हो जाए, हमारी जो अर्थ की स्पीड है वो बढ़ जाए। बच्चे ध्यान से सुनिएगा बात, अगर स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा? जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर स्पीड उल्टा करें, कम हो रही है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन यस, अगेन लेकिन आया, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर होगा, पोल पर नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पोल पर हमारी अर्थ हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी होती है। अर्थ ऐसे ही तो घूमती है ना बेटा अपने एक्सेस पर, तो पोल पे हमेशा स्टेशनरी होती है। यानी ये जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं ना, कि जी बढ़ जाएगा, जी कम हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इक्वेटर के ऊपर। पोल के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बच्चे अभी हम सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें, सैटेलाइट आप लोग जानते ही हैं, हम अपनी सैटेलाइट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सैटेलाइट के बारे में बात करें तो अगर आपसे पूछा जाता है भाई इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी, तो इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। पूरे यूनिवर्स में सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाई थी? रशिया ने बनाई थी, स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से। स्पुतनिक का नाम आपने अभी रिसेंट भी सुना होगा। रशिया ने जब अपनी कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन जब बनाई थी कोरोना की, रशिया ने, उसका नाम भी उन्होंने स्पुतनिक दिया था, क्योंकि हम उनकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे पहले उन्होंने ही बनाई थी, उसका नाम उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट डाला। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गई, और ये जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है इसको जियो स्टेशनरी बोला जाता है। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, देखो ध्यान से, नाम क्या है? जियो। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई, या सैटेलाइट तो कोई रुकी भी नहीं होती, फिर ये यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा है? बट ध्यान से देखो, इट इज जियो। जियो का मतलब समझते हो भाई? अर्थ के रिस्पेक्ट में। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, साइड वाली ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको ऐसा फील होता है ना कि वही साइड वाली नहीं, हम मोशन में, हमारी ट्रेन मूव कर रही है। सेम ऐसे ही इमेजिन करो, हालांकि आप इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि आपके इस एटमॉस्फेयर में, इस प्रेशर में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सोचो कि आपकी भी ट्रेन चल रही है, साइड वाली भी ट्रेन चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड भी सेम है। तो आप जब अपनी ट्रेन से साइड वाली ट्रेन को देखोगे तो वो आपको रुकी हुई दिखाई देगी। वो वाली ट्रेन से जब आप वो वाली ट्रेन से अगर आप पहले वाली ट्रेन को देखेंगे तो वो आपको रुकी हुई दिखाई देगी। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाता है जियो स्टेशनरी, तो आप बोलोगे सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, क्योंकि जब तक आप अर्थ के सरफेस पर हो, यानी आप यहाँ 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 कहीं पर भी हो, बट आप अर्थ के सरफेस पर हो, सिर्फ तभी तक आपको ये स्टेशनरी रुकी हुई दिखाई दे रही है। व्हेन यू लेफ्ट द सरफेस, मे बी गोज अपवर्ड, राइट, और मे बी डाउनवर्ड, तो ये जो सैटेलाइट है ये आपको घूमती हुई दिखाई देगी। सेकेंड, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमती है बेटा, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज 36,000 अप्रोक्सीमेटली, इसकी स्पीड
अर्थ की स्पीड के इक्वल है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर है, वही जो अर्थ का अपने एक्सेस पर है। सेकेंड, ये सैटेलाइट यूज की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। सेकेंड होती है आपकी पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट के बारे में बोला जाता है कि ये पोल्स पर घूमती है, ओके एंड इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस दिस इज 800 किलोमीटर और इसका टाइम पीरियड अब 84 मिनट है। कितना जल्दी हो गया ना, 1 घंटा कुछ मिनट। एंड इसका यूज किया जाता है जब आपको ना एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन की स्टडी करनी है। जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, कोई मैच जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले ना पूरा क्या किया जाता है, वो जो स्टेडियम है उसकी पूरी वेदर की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी है, यहाँ पर एयर प्रेशर इतना है। तो वो जो डिस्कशन किया जा रहा है, यानी लोअर रीजन की जब स्टडी की जा रही है, एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, वो सारी प्रिडिक्शन की जाती है थ्रू द पोलर सैटेलाइट लोअर रीजन में। लेकिन अगर आप सोचो आपके पूरे इंडिया की वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट रेडी करनी है तो वी विल यूज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज्यादा एरिया कवर करती है एज कंपैरिजन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट। बट पोलर सैटेलाइट क्या करती है, जल्दी रिजल्ट देती है, क्योंकि 84 मिनट में, वो देती है 24 आवर में। ओके बेटा, नेक्स्ट पर जाते हैं कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ जब आप अपनी फिजिक्स को पढ़ते हैं तो आपके ना दो लॉ हैं, एक है न्यूटन्स लॉ और एक है कैप्लर्स लॉ। न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज जो आपके अर्थ सरफेस पर मोशन में है, यानी जहां पर ग्रेविटेशन लग रहा है। लेकिन कैप्लर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ प्लैनेटरी, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है। कैप्लर्स लॉ के भी जैसे न्यूटन के 3 लॉ है ना, ऐसे कैप्लर के भी 3 लॉ है। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, नाम से पता चल गया ना, बिल्कुल ये सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बताता है। क्या बताता है कि भाई जो भी आपका प्लैनेट है वो अपने जिस ऑर्बिट पर घूम रहा है उसका वो जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ही होगा, और जब भी वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमेगा तो फोकस हमेशा सन को ही लेकर चलेगा। मतलब कि ये अगर आपका ऑर्बिट है तो चाहे वो पोल पर हो चाहे वो इक्वेटर पर हो, फोकस हमेशा किसको करेगा, सन को ही करेगा। सेकंड जो है वो बताता है कि जो एरिया है, यानी मतलब अगर मैं बोलूं प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करी, राइट, इसने यहाँ से जितना भी एरिया स्वैप किया, कवर किया, और वापस से एक राउंड लेते समय उसने इतना ही एरिया कहीं और स्वैप किया। सपोज एन एग्जांपल, उसने ये x किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है, तो मान लो उसने यहाँ पर भी x किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लिया। तो अगर इसको कवर करने में उसे t टाइम लगा तो यहाँ पर भी उसे कितना टाइम लगेगा, t टाइम ही लगेगा। इसका मतलब जब भी कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर मूव कर रहा है तो उसकी एरियल स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम होगी। थर्ड लॉ जिसको हम हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं, ये बताता है कि अगर कोई प्लैनेट अपना एक राउंड कवर करने में जो टाइम ले रहा है वो t ले रहा है, तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं ये रहा सन तो प्लैनेट, तो दो डिस्टेंस आ रहे हैं ना, एक ये वाला डिस्टेंस एक ये वाला डिस्टेंस, तो कौन से वाला डिस्टेंस, मेजर एक्सिस वाला ये डिस्टेंस। बट ये तो हाफ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो टाइम स्क्वायर है ये इस ए के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। एक और बात, ये जो थर्ड वाला लॉ है ये आपके एंगुलर मोमेंटम पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। बच्चे मैंने कोशिश करी है इस ग्रेविटेशन टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने की। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और डिटेल वी विल स्टडी, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। कल भी क्लास लेंगे और कल की क्लास में टॉपिक रखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।